गुड इवनिंग शिवम मिश्रा। हाय तुम गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? हाँ ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको क्लियरली दिख रही हूँ मैं? वॉइस हाँ हाँ क्लियर आ रही है? क्लियर, हाँ बहुत अच्छा। ओके। और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ आप ठीक। चलो गुड। चलो तो फिर स्टार्ट करें सेशन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक केस डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि रेमेडी का इंडिकेशंस क्या है और आप किस बेसिस पे उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। तो एक केस आया था मेरे पास। ही वॉज अ मेल पेशेंट एंड उसकी एज जो थी 35 ईयर्स ओल्ड था वो। तो उसको क्या था, अर्टिकेरिया था ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है। और इसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसीज थी कि बहुत उसको रिकर कर जाता था, बार 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 उसको अर्टिकेरिया होता ही रहता था। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे सारी कंप्लेंट्स पूछी, उसकी उससे उसकी मोडालिटीज पूछी। तो मोडालिटीज में उसने मुझे एक चीज बताई कि मैम, जब मैं अपनी शर्ट को आयरन करके पहनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो जब भी अपनी शर्ट को आयरन करके पहनता था उसको अर्टिक एरिया में बहुत रिलीफ मिलता था। तो इस बेसिस पे मैंने उसको और भी ऑब्वियसली अदर कंप्लेंट्स, अदर जो चीजें थी उसकी वो भी उससे मैच कर रही थी। मैंने उसे रेमेडी प्रिस्क्राइब करी थी आर्सेनिक एल्बम 30। मैंने उसे आर सेल प्रिस्क्राइब किया था। सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं किया था, ये वर्ड ऑफ कॉशन है। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी उसकी जनरलाइज कंडीशन देखी थी जो आर्सेनिक एल्बम से मैच कर रही थी, उसके बेसिस पे मैंने आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया था। सो उससे काफी उसे इम्प्रूवमेंट आया। बट एक टाइम के बाद जो था, केस जो आके ना रुक गया, उसका फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मतलब ठीक हो रहा था फिर रिकर कर जा रहा था, ठीक हो रहा था रिकर कर जा रहा था। तो मुझे लगा देयर इज सम ऑब्स्टेकल, वी हैव टू लुक फॉर इट। तो वही हमारा ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन जो कहती है गो फॉर अ ऑर्गन फॉरिज्म करेंगे। नंबर। या तो हम ऑब्स्टेकल्स टू क्योर ढूंढते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसकी रूल आउट करते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैम, ऑक्यूपेशन के बारे में बेसिकली मैंने उससे पूछा। तो उसने मुझे एक चीज बताई कि मैम, पहले मैं ना एक रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता था। ठीक है। और काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक उसने उस रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम किया है। ठीक है। तो एक ये तो चीज थी। और एक और चीज मुझे जो मिली, उसने बताया कि मैम, मेरा जो घर है ना, वहां पे ना हाई टेंशन की वायर्स हैं, जहां पे 2 लाख वोल्ट का करंट उसमें से जाता है। तो हाई वोल्टेज पावर थी वहां पे और उसके पास हाई टेंशन के वायर थी और पोल लगा हुआ था। तो ये चीज उसने मुझे बताई। और इसके बेसिस पे मैंने उसको रेडियम ब्रोम प्रिस्क्राइब किया था 200 में। ठीक है। रेडियम ब्रोम मैंने 200 में प्रिस्क्राइब किया, सिंगल डोज मैंने प्रिस्क्राइब किया था। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब उसका ऑब्स्टेकल्स टू क्योर रिमूव कर दिया, जब मैंने उसका ऑब्स्टेकल हटा दिया, उसके बाद जो भी उसकी कंडीशन आ रही थी वो आर्सेनिक की तरफ ही मूव कर रही थी अल्टीमेटली। हाँ। देन आफ्टर रेडियम ब्रोम मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया अगेन आर्सेनिक एल्बम एंड ही इज कंप्लीटली क्योर्ड नाउ। अब 2 साल हो गए हैं मुझे आई गेस उस पेशेंट को देखे हुए।
तो उसका अभी तक कोई भी अर्टिकेरिया का कंप्लेंट रिकर नहीं किया। तो दिस इज द रेडियम ब्रोम। तो अब मैं रेडियम ब्रोम के बारे में ना आपको इंडिकेशंस बताऊंगी कि रेडियम ब्रोम एक्चुअली आप कब प्रिस्क्राइब कर सकते हो और क्या कौन से टाइम पे क्या मैनिफेस्टेशंस दिखेंगी, उसके इंडिकेशंस क्या होंगी, तो उस केसेस के अंदर क्या कैसे कर सकते हो आप। तो रेडियम ब्रोम को अगर हम बोले इट इज अ 21st सेंचुरी रेमेडी, अगर हम उसे बोले तो 21st सेंचुरी की रेमेडी है और एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। अब 21st सेंचुरी की रेमेडी मैंने क्यों इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि रेडियम ब्रोम का अगर आप एलिमेंट्स फ्रॉम देखोगे, अगर उसका आप एलिमेंट्स फ्रॉम देखोगे तो उसके अंदर सारा जो रेडिएशंस होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ वो रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वही रेडिएशन आप कंसीडर करोगे, ये नहीं होता है। रेडिएशंस जैसे कि अगर क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है लोगों को, लोग पूरे पूरे टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन से भी तो रेडिएशंस निकल रही है, एक वो चीज हो गई। दूसरा वही जो मैंने पोल वाली बात बोली कि हाई टेंशन वायर्स के वहां पे हाई टेंशन पोल था वहां पे, उसके वहां वो रह रहा है, तो एक ये चीज हो गई। तीसरा ऑब्वियसली हमारे रिपीटेड एक्सरेज, बार बार वो रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है तो रिपीटेड एक्सरेज जो है, या चौथा हमारा रेडिएशन डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है, और हमारा जो रेडिएशन, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन से भी रेडिएशन नहीं निकलती है, तो मोबाइल फोन्स ऑल्सो। तो these all are things which are the elements from for radium ब्रोम। बट एक और वर्ड ऑफ कॉशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर हिस्ट्री में किसी पेशेंट के आपको ये मिल गया और आपने उठाया और रेडियम ब्रोम दे दिया, ऐसा नहीं होगा। एलिमेंट फ्रॉम मिल गया बट यू हैव टू लुक फॉर द मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो, कि उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या आ रही है। आप सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई मैम मेरे को तो बताया था कि रेडिएशन उसको एक्सपोज हुआ और आपने उठा के रेडियम ब्रोम दे दिया, ऐसा नहीं होगा। सो देयर इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू लुक फॉर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेडियम ब्रोम। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशंस रेडियम ब्रोम की एक्चुअली होती क्या है। जो रेडियम ब्रोम है, अगर उसका इट इज अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, इसकी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, एक तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा ये हमारा स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज एकिंग पेन्स ऑल ओवर द बॉडी, और जिसके अंदर हमारा एग्रीवेशन हो रहा है रेस्ट से और फर्स्ट मोशन से, एंड विच इज बेटर बाय द कंटिन्यूड मोशन, तो ये होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे उसका एक्शन। अब क्या है कि हमें ये भी पता है कि रस्टॉक्स की मोडालिटीज होती है विच इज वेरी सिमिलर टू द रेडियम ब्रोम इन केस ऑफ रूमेटिज्म। अगर आप देखोगे उसके अंदर भी हमारा एग्रीवेशन फ्रॉम फर्स्ट मोशन है और हमारा एग्रीवेशन फ्रॉम रेस्ट है एंड बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन है। तो एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रॉनिक रूमेटिज्म का केस है, वेदर इट इज ओए वेदर इट इज आर ए, अगर आपने रस्टॉक्स दिया है एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग वेरी गुड, तो यू कैन थिंक अबाउट रेडियम ब्रोम, क्योंकि मोडालिटीज जो है उसकी वेरी सिमिलर टू द रेडियम ब्रोम। तो रस्टॉक्स काम नहीं कर रही है तो एक बार जरूर सोचे कि रेडियम ब्रोम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ऑब्वियसली इंडिकेशंस मैच करनी चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी बेसिस पे आपने उठा के दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवीनेस, जॉइंट्स के अंदर हैवीनेस फील होता है, क्रैकिंग फील होगी, और ये जो सारी है बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी सिमिलर टू रस्टॉक्स, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है हमारी रेडियम ब्रोम रस्टॉक्स से। तो आप इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, अगर क्रॉनिक रूमेटिज्म के केसेस के अंदर आप रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं बट आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है बट फिर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप रेडियम ब्रोम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है कि इसका जो पेन होता है, रेडियम ब्रोम का पेन जो होता है, इट इज वॉन्डरिंग टाइप ऑफ पेन, ऑल्टरनेट करता है, साइड्स में ऑल्टरनेट करता है, वॉन्डरिंग टाइप ऑफ पेन होता है, कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, तो ऑल्टरनेट करता है साइड्स को। अगेन बेटर बाय हॉट बाथ, एग्रीवेशन फ्रॉम रेस्ट, एग्रीवेशन फ्रॉम फर्स्ट मोशन, एंड बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उसका पेन होता है, इट अपीयर सडनली एंड डिसअपीयर ग्रेजुअली।
एकदम से आएगा और जाएगा बहुत धीरे धीरे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन्स ऑफ रेडियम ब्रोम। ठीक है, अब ये जो हो गया ना, इसके एक तरीके से साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है। इसके अंदर रेडियम ब्रोम के अंदर साइकोटिक प्रीपोंडरेंस होती है। ऐसा नहीं है कि सिफिलिटिक कंडीशन नहीं शो करता है, बट इसका जो मेन जो वो है, क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट पॉइंट है, दैट इज साइकोसिस। तो इसको साइकोटिक प्रीपोंडरेंस होती है। अब इसके अंदर सिफिलिटिक ट्रेट्स क्या होते हैं? सिफिलिटिक ट्रेट्स ये है इसके कि बहुत ज्यादा, अब मैं अगर इसके अंदर आपको स्किन के अंदर मैनिफेस्टेशंस बताऊं, तो स्किन के अंदर उसकी मैनिफेस्टेशंस यही होती है कि बर्निंग होती है स्किन के अंदर एज इफ ऑन फायर। बहुत ज्यादा बर्निंग होगी कि ऐसा लगेगा कि आग के ऊपर बैठा हुआ है, और इतना ज्यादा जलन होगी उसको, विच इज बेटर बाय हॉट ओनली। सिर्फ गर्म चीजों से, वार्म चीजों से ही उसे आराम पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा इचिंग होगी ऑल ओवर द बॉडी, एक्स एंड पेन्स होंगे। और ये सारा एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है इनका? रेडिएशन और रेडिएशन थेरेपीज की वजह से। ये जो सारी चीजें आ रही हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है इसका? रेडिएशन की वजह से। तो इसीलिए मैंने बोला इट इज वेरी सिमिलर टू आर्सेनिक इन केसेस ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशंस। तो वही है कि अगर आप आर्सेनिक दे रहे हो, अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, उसके अंदर आप लुकआउट करो कि कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। और अगर आपको इस टाइप का मिलता है कि उसको रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है, तो उस केसेस के अंदर आप रेडियम ब्रोम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, बहुत वीकनेस होगी, मेलिग्नेंसी होगी, रेस्टलेसनेस होगा। रेडियम ब्रोम के अंदर भी बहुत वीकनेस होती है। और देयर इज ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट मिलेगा आपको। अब क्या होता है, रेडिएशन के एक्सपोजर्स की वजह से ना, हम कभी सोचते नहीं है ये चीज, लेकिन रेडिएशन के एक्सपोजर्स की वजह से मोल्स, निवाए, ये जो सारी चीजें, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये भी हमारी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर हम बैकग्राउंड में कभी नहीं सोचते कि ये रेडिएशन की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस केसेस के अंदर भी आप सोच सकते हो। अब एक अगर इसका थेरापेटिक पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो थेरापेटिक पॉइंट यही है कि कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, अगर रेडिएशन हजार्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, जॉइंट्स पेन है, बहुत ज्यादा एकिंग पेन है ऑल ओवर द बॉडी, एंड विच इज एग्रेवेशन फ्रॉम द रेस्ट, एग्रेवेशन फ्रॉम द फर्स्ट मोशन एंड बेटर बाय द कंटिन्यूड मोशन, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। तीसरा क्या है? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अब क्या होता है, हम लोग पूरे टाइम कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं। अब जो हमारे जो काफी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पूरे टाइम कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं, उनकी क्या होता है, मसल्स, बोन्स ऐसे अकड़ जाती है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के केसेस के अंदर भी यू कैन प्रिस्क्राइब रेडियम ब्रोम। स्किन टैग्स के केसेस के अंदर, और अर्टिकेरिया जो मैंने ईचिंग बताई, बर्निंग बताया ऑल ओवर द बॉडी, विच इज बेटर बाय वार्मथ, बेटर बाय बाथ, तो इस केसेस के अंदर भी आप रेडियम ब्रोम सोच सकते हो। ठीक है, तो और एक और चीज है, जैसे ओल्ड स्टैंडिंग अल्सर्स हैं, कि बहुत ज्यादा टाइम से ऑब्स्टिनेट अल्सर है, रोडेंट अल्सर्स हैं, और जो अल्सर्स हुए हैं बाय एक्सपोजर टू द रेडिएशन, उस केसेस के अंदर, और जो बहुत टाइम ले रहे हैं, हील ही नहीं हो रहे हैं किसी तरीके से, तो उस केसेस के अंदर भी आप रेडियम ब्रोम के बारे में सोच सकते हो। तो यही है। और अगेन मैं एक और चीज बोलूंगी, इट इज प्रीडोमिनेंटली अ साइकोटिक रेमेडी। तो रेडियम ब्रोम इज दैट मच। तो दिस इज द रेडियम ब्रोम। अर्कम, आपका कोई एक्सपीरियंस है रेडियम ब्रोम के साथ? नहीं, मेरा कोई ऐसा रेडियम ब्रोमाइड के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैंने केसेस देखा है पापा के साथ बहुत, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, कुछ जैसे कि पकड़ लेना रेडियम ब्रोमाइड मेडिसिन को, वो मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरा अभी मोस्टली फोकस है कि ऐसी रेमेडी पहले हम सीख ले कि जिसका एक्चुअल में प्रॉपर यूज होता है, सल्फर वगैरह जैसा मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रेस रेमेडी के पर, और ये सब चीज पे अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं, उतना देखे हैं, लेकिन उसपे एक कैचअप करने वाली जो बात होती है रेडियम ब्रोमाइड की हुई, मोस्टली मेरी जो सिस्टर है जो हमसे बड़ी है, जो डॉक्टर है, उनका प्रिस्क्रिप्शन रेडियम ब्रोमाइड, डीएनए, सल्फानिलामाइड और मोबाइल, ये सब, मतलब कि ऐसा उनका कैचअप रहता कि वो अगर बोल दी तो वो आ जाएगा उसमें।
कि ऐसा है, वो जाके साफ पापा को बताती है ये यही सिम्टम मिला पापा, रेडियम ब्रोमाइड, पापा बोलते दे दो। हाँ, तो उसका वो पूरा सही है, कंफर्मेशन वो एकदम ट्रैक अच्छे से पकड़ कर लिए लेते इसका पूरा। हैं। हाँ, और जैसे माविया भाई का है मोस्टली बहुत सा ड्रग मलेरिया ऑफिशिनलिस, हाँ, हाँ, हाँ। मलेरिया ऑफिशिनलिस उनका ऐसा है कि अगर मलेरिया ऑफिशिनलिस का अगर पेशेंट है, हम्म। अगर वो मर भी रहा है तो वो प्रिस्क्राइब कर देंगे तो उठ के बैठ जाएगा, ऐसा ओके। प्रिस्क्रिप्शन है। वो क्या देखते हैं क्या करते, इतना हम लोग कोशिश करते कि उस पे लगे रहे कि बताने पे कि हम्म। क्या है क्या है, हम्म। समझ ही में नहीं आता। अब वो अगर बोल दिए कि मलेरिया ऑफिशियल, नहीं भी तो मोर देन 40-50 केसेस उनका मतलब कि मलेरिया ऑफिशियलिस से ठीक हुआ है। इवन मैंने सुना बड़े है। बड़े हम्म। इवन बड़े बड़े डिजीज में, हम्म। ऐसे ऐसे केसेस में उनका मतलब कि जो मोस्टली इनक्योरेबल डिजीज होता है, जिसका सिर्फ मैनेजेबल डिजीज है, वो सब हम्म। में देखा है बहुत मार्वेलस रिजल्ट ओके। मलेरिया ऑफिशियलिस का। और ओएएन के बारे, ओएएन मेडिसिन जो है, हाँ। हाँ, वो सब। तो ये सब मेरी जो सिस्टर है वो मास्टर है, उन लोग के पीछे अभी हम लगे हुए हैं। पहले हम ज्यादा पीछे पापा के लगे हुए कि ये सब पहले सीख ले, तो उसके बाद हम्म। रेडियम ब्रोमाइड। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है रेडियम ब्रोमाइड को, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि राशिद भाई और पंकज अंकल एकदम उंगली पकड़ पकड़ के आपको दिखा दिए रेडियम ब्रोमाइड। ये एक एक पॉइंट ऐसा ऐसा पॉइंट है कि मतलब इससे हट के प्रिस्क्राइबिंग और नहीं होगा, बिल्कुल। यही सारे पॉइंट में आपको रेडियम ब्रोमाइड वो आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बियॉन्ड हाँ, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है देखने का रेडियम ब्रोम के जरूरत अंदर। नहीं है। बिल्कुल, तो ये सही चीज़ है। बात है। कोई सर का तो ये केसेस आप, केस हो रेडियम ब्रोम के साथ, तो वो बता दो आप। नहीं नहीं आप बोलिए आप बोलिए। जब ओके। कोई बहुत अच्छा बोलता है तो उसके बाद सुना जाता है, बोला नहीं जाता है। अच्छा। बोलिए आप कंटिन्यू करिए। चलो मैं अब ट्यूबरक्लाइनम के बारे में बात करूंगी। जैसे कि हमें पता है कि ट्यूबरक्लाइनम एक नोसोड है, एंड बहुत ही ये भी एक हमारी बहुत ही डीप एक्टिंग एंड पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। तो ट्यूबरक्लाइनम जो है, अगर हम इसका म्याज़म देखें तो ट्यूबरक्लाइनम इज बेसिकली अ सिफिलिटिक म्याज़म। हाँ, ट्यूबरक्लाइनम का जो म्याज़म होता है दैट इज सिफिलिटिक, ठीक है। और अगर हम इसका मेन कोर देखें, मेन थीम देखें ट्यूबरक्लाइनम की, तो अगर हम उसे एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें ना, तो दैट इज चेंजेबलनेस। चेंजेबलनेस इज द मेन कोर ऑफ ट्यूबरक्लाइनम। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ उसके मेंटल प्लेन पे चेंजेबलनेस नहीं है, जो सिम्टम, जो फिजिकल प्लेन पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर भी आपको चेंजेबलनेस दिखाई देती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबरक्लाइनम के अंदर बहुत ही जो उसके मूड्स होते हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ट्यूबरक्लाइनम के मूड्स एक पल में बहुत ही रिफाइंड होगा, जेंटल होगा, बहुत ही शांत बैठा होगा, और दूसरे पल में ऐसा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। सो उसके जो मूड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा स्विंग करते हैं और ऑल्टरनेट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्यूबरक्लाइनम के अंदर। और ट्यूबरक्लाइनम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसे कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। बहुत ही डिसकंटेंटेड पर्सनालिटी है, बहुत ही डिससैटिस्फाइड पर्सनालिटी है। तो आप ट्यूबरक्लाइनम को क्या लगता है ना, जिंदगी बहुत छोटी है, जी लो, जितना जी सकते हो फुल्ली इसको जी लो। उसको लगता है लाइफ इज वेरी शॉर्ट, एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। सो दिस इज ट्यूबरक्लाइनम। अब क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स आती हैं उसको। कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स कैसे आती हैं, एक पल में सपोज करो एक जॉब पे गया, उसने एक जॉब ज्वाइन करी, तो एक पल में तो ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा मिल गया, एक मतलब फुलफिलमेंट और एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी। और दूसरे पल वो ऐसा सोचेगा, अरे मैं यार कहाँ फंस गया, मुझे ना यार इसमें मजा नहीं आ रहा, बहुत मोनोटोनस हो गया मेरे लिए, तो बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, बहुत ही डिसकंटेंटेड हो जाएगा। अगर आप उसका मेन कोर देखो ट्यूबरक्लाइनम का, तो उसके अंदर एक फीलिंग होती है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ स्टक्ड इन, एक स्टक्ड इन फीलिंग ऑफ सफोकेशन वाली सेंसेशन होती है उसको। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं फंस गया,
मैं बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहा हूँ, मैं फंस गया। अब चाहे वो मेंटल प्लेन पे हो, चाहे उसका इमोशनल प्लेन पे हो, चाहे आपका फिजिकल प्लेन पे हो, तीनों प्लेन पे उसको बस ये लगता है सफोकेटेड फीलिंग और सफोकेशन फील होगी उसको। तो वो क्या करेगा, उस चीज से ना निकलने की कोशिश करता है कि अब मैं तो फंस गया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इससे निकलना है, कोशिश करता है वो। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा ना, अपनी जान नहीं लगाऊंगा ना इस काम में, तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो अगर आप ट्यूबरक्लाइनम के अंदर देखोगे ना, डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, एस्केप डिजायर टू करके एक रूब्रिक है जिसके अंदर ट्यूबरक्लाइनम जो है हमारी मेडिसिन है। ठीक है, तो वो सिचुएशन से भागता है। उसे क्या चाहिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उसे बस ये लगता है कि मेरे को मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे को जो मन कर रहा है मैं वो करूंगा। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है ट्यूबरक्लाइनम को। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। वो एक बहुत ही ऑब्स्टिनेट पर्सनालिटी है, बहुत ही ऑब्स्टिनेट होता है, किसी चीज से हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते उसको। चीजें डिमांड करेगा और उसे देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे ऐसा लगेगा ठीक है खेल लिया और हो गया। यही चेंजेबलनेस उसके जॉब्स में भी दिखता है। ट्यूबरक्लाइनम के अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखोगे ना, तो ट्यूबरक्लाइनम जो है बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब्स को चेंज करता है। वो एक जॉब पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, तो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग जॉब्स वन आफ्टर अनदर। तो अब क्या होता है कि जब मैंने एक चीज बताई कि उसका जो मेन कोर है, फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ सफोकेशन और स्टक्ड इन वाली फीलिंग जो है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है भागने की। तभी उसको डिजायर होता है, ट्रैवलिंग डिजायर टू। वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। ट्यूबरक्लाइनम इज अ कॉस्मोपॉलिटन रेमेडी, जिसको मन करता है कि वो घूमे फिरे। और एक और चीज है, ट्यूबरक्लाइनम जो है सिर्फ एक ट्रैवलिंग डिजायर टू नहीं है, उसके अंदर एक वॉन्डरिंग डिजायर टू भी है। अब लोग सोचते हैं कि ट्रैवलिंग एंड वॉन्डरिंग इज द सेम थिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रैवलिंग जब होती है तो उसके अंदर एक डेस्टिनेशन हमारी रेडी होती है कि नहीं यार मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, यहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ। वॉन्डरिंग क्या होता है, वॉन्डरिंग इज भटकना, कि रात को परेशान हो रहे हैं, चल यार कहीं घूमने चलते हैं, दोस्त पूछते हैं कि कहाँ जाएं, तो फिर कहेगा कि नहीं पता तो है नहीं चलना, इधर उधर कहीं चल लेंगे। सो दिस इज वॉन्डरिंग, कि भटकना है उसको। डिजायर टू वॉन्डर एंड ट्रेवल डिजायर टू, दोनों के अंदर ट्यूबरक्लाइनम आती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे किसी तरीके से ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, बस मैं अपने बारे में सोचूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बस वो करूं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मैं ये चीज बार बार बोल रही हूँ कि उसका जो मेन कोर है सफोकेशन, स्टक्ड इन वाली फीलिंग जो है। अब क्या होता है, किसी किसी की फैमिलीज में ऐसा होता है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, तो उसे ऐसा लगता है यार मैं कहाँ फंस गया, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेशर किया जा रहा है हर चीज के लिए, ना कुछ करने दिया जाता है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ ना कहीं आ सकता हूँ। तो इसी टाइम पे उसको ये होता है कि यार मुझे सिचुएशन से भागना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे सिचुएशन से भागना है। सो दिस इज एस्केप डिजायर टू, कि निकलना है। एस्केप का क्या मतलब होता है, एस्केप इज भागना किसी चीज से। तो वो सेंसेशन हमें कब आएगी, जब हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं फंस गए हैं, ऑप्रेस्ड फीलिंग हो रही है, सफोकेटेड फीलिंग हो रही है, हम उस एनवायरमेंट में नहीं रहना चाह रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर आता है हमारा एस्केप डिजायर टू। अब क्या है इसके अंदर, एक और चीज है कि ऐसा लगेगा उसको कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है, हर चीज बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज की जा रही है। तो ये सिर्फ उसके मेंटल प्लेन पे नहीं आएगा कि वो बस भागना चाह रहा है सिचुएशन से, उसके फिजिकल प्लेन पे भी आपको यही चीजें दिखेंगी कि ऐसा लगेगा उसे सेंस ऑफ सफोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ लंग्स, जिसके अंदर उसको डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग के अंदर, नाइट के अंदर उसे सफोकेशन फील होती है। तो ये चीज जो होती है उसकी रिफ्लेक्ट होती है फिजिकल प्लेन पे भी। और क्या होता है, जब मैं एक और चीज बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा वो अपनी एनर्जी यूज करता है, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी करता है वो सिचुएशन से भागने के लिए और अपने आप को इन कंडीशन से बचाने के लिए। तो ट्यूबरक्लाइनम एक ऐसा बंदा होता है जिसको बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद होता है, ही इज रेडी टू टेक एनी रिस्क, उसे बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीजें पसंद होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उसको। अब ट्यूबरक्लाइनम की एक मोडालिटी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्यूबरक्लाइनम इज बेटर बाय ओपन एयर, उसे ओपन एयर बहुत पसंद होती है। अब एक इस चीज का मैंने खुद से एक इंटरप्रिटेशन किया है कि हम ट्यूबरक्लोसिस जब डिजीज की बात करते हैं
तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा स्प्रेड कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस हमारा स्प्रेड कैसे होता है? जब हमारा किसी ट्यूबरक्लोसिस किसी को इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके अगर कफ से, स्नीज से वो अगर ओपन एयर में आया, तो हमने उसको इनहेल किया और अल्टीमेटली फिर अगर हमारे बॉडी इतनी ज्यादा इम्यून नहीं है तो अल्टीमेटली वी आल्सो स्टार्टेड रिएक्शंस। तो उस केसेस के अंदर मैंने ये सोचा कि जब वो, क्योंकि ट्यूबरक्लाइनम के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ही डिजायर फॉर द थिंग्स विच मेक्स हिम सिक। तो हमें पता है कि ओपन एयर ने उसको अफेक्ट कर दिया, कि उसी ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर दिया, लेकिन वो क्रेव भी उसी चीज के लिए कर रहा है कि नहीं मुझे अच्छा भी यही लग रहा है। तो ये जो सेंसेशन ऑफ सफोकेशन है और ये जो स्टक्ड फीलिंग है, इसको ये बेटर होता है इन ओपन एयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि ट्यूबरक्लाइनम जो मैंने बोला कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो सिर्फ उसके मेंटल प्लेन पे नहीं है। जैसे बच्चा होगा, अब ट्यूबरक्लाइनम की अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा कैसे दिखेगा? एक अगर मदर आती है आपके पास तो ट्यूबरक्लाइनम आप कैसे देखोगे बच्चे के अंदर? मदर बोलेगी ये एक जगह ना टिक के नहीं बैठ सकता, इसको कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। इनफैक्ट आपके क्लिनिक पे भी आएगा ना तो आपको एक जगह पे वो टिकेगा नहीं, कभी आपकी ये चीज छेड़ेगा, कभी वो चीज छेड़ेगा, कभी ये चीज छेड़ेगा। तो ही ऑलवेज मूव्स वन प्लेस टू अनदर, उसे चैन नहीं होता बिल्कुल भी। कभी भी ट्यूबरक्लाइनम का बच्चा एक खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। एक खिलौना लेगा, अब डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड जो उसकी फीलिंग है, उसे एक टॉय के साथ वो तब भी नहीं खेलेगा। उसके अंदर ऐसा होगा उसको कि नहीं यार यार बेकार हो गया, अब मुझे इससे खेलने का मन नहीं है। तो बार बार फ्रिक्वेंटली जो होगा अपने टॉयज को भी चेंज करेगा। बच्चों को के अंदर इतनी ज्यादा ट्यूबरक्लाइनम के बच्चे के अंदर इतनी ऑब्स्टिनेसी होती है, अगर आप उसे चीजें दोगे ना तो वो क्या होगा, थोड़ी टाइम खेलेगा और फिर क्या कहते हैं उसे फेंक देगा, तोड़ देगा और फिर दूसरी चीज मांगने लग जाएगा। और क्या होता है, ऑब्स्टिनेसी इतनी ज्यादा है, अगर नहीं दोगे तो टेम्पर टैंट्रम्स करेगा। क्या करेगा कि लेट जाएगा जमीन के अंदर, किक करेगा, स्क्रीम करेगा, चिल्लाने लगेगा। कि इसकी मदर इनफैक्ट ये भी बताएगी कि जब ये मॉल जाता है या कहीं घूमने जाता है और इसे कोई चीज पसंद आ गई और अगर हमने इसे नहीं दी तो ये क्या करेगा, वहीं फ्लोर पे लेट जाता है और चीखने चिल्लाने लग जाएगा कि मुझे तो दिलाओ ही दिलाओ। तो ट्यूबरक्लाइनम पेशेंट जो होता है इट इज वेरी ऑब्स्टिनेट। बच्चा अगर आप स्पेशली मैं बोलूं आपको, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वही चीज है कि बहुत सफोकेशन और ये सारी चीजें हैं, तो फियर होता है उसको टनल्स का, नैरो प्लेसेस का, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, लिफ्ट में नहीं जाएगा, क्लोज स्पेसेस में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है एक ट्यूबरक्लाइनम के बच्चे के अंदर होती है। चीजें तोड़ फोड़ करता है, ये सारी चीजें वो करता है। आप ट्रैवलिंग एंड वॉन्डरिंग कैसे देखोगे? हम कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग एंड वॉन्डरिंग के अंदर ट्यूबरक्लाइनम बहुत अच्छे मार्क्ड रेमेडी है। तो ट्रैवलिंग आप बच्चे के अंदर कैसे देखोगे? बच्चा ये तो नहीं कहेगा मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन क्या होता है ना, जब पेरेंट्स आएंगे, पापा मुझे ना बाइक पे थोड़ा सा राउंड लगवा के आ जाओ ना, पापा मुझे कार में थोड़ा सा घुमा के आ जाओ ना। तो ये होता है जो बच्चा अपने पेरेंट्स को कि ये कहेगा ना कि नहीं मुझे ना थोड़ा घूमने का मन है, और डेली अगर उसका यही है तो आप उसके अंदर सोच सकते हो कि उसको ट्रैवलिंग और वॉन्डरिंग डिजायर टू है। उसे अच्छा लगेगा जब वो मोटरसाइकिल पे जाता है और चेहरे पे जो हवा पड़ती है ना, फ्रेश ओपन एयर जो पड़ते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सो इट इज बेटर बाय फ्रेश ओपन एयर। ट्यूबरक्लाइनम के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो स्लीप है, स्लीप अगर देखे ना, नींद, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ट्यूबरक्लाइनम। एक रूब्रिक दिया हुआ है, एक्टिविटी स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम करके। तो स्लीप वेस्ट ऑफ टाइम है उसके लिए। तो उसके अंदर वो क्या करता है कि अगर सपोज करो कहीं घूमने गया, कुछ लोग क्या करते हैं, रूम में गए, जाके सो गए कि चल रहा है यार 11 बजे घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं अच्छे से सो लेते हैं। पर नहीं, ट्यूबरक्लाइनम क्या करेगा, यहाँ हम क्या सोने आए हैं, चलो यार घूमते हैं। तो वो सोने नहीं देगा, वो 5 बजे भी अगर उसे घूमने जाना होगा वो घूमने जाएगा। उसे ना स्लीप ऐसा लगता है अरे यार नींद क्यों मतलब हम लोग ले रहे हैं जब हम घूमने आए हैं, तो क्योंकि उसको ट्रैवलिंग डिजायर टू है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंदर ट्यूबरक्लाइनम के अंदर फियर होता है, हमारा डॉग्स का फियर होता है। डॉग्स का फियर इज वेरी मार्क्ड इन ट्यूबरक्लाइनम एंड डिस्कस्ड फॉर कैट्स। उसे पसंद नहीं होती कैट से ना, उसे कहते हैं ना घृणा आती है, घिन आती है, तो वो डिस्कस फॉर कैट्स होता है उसको। उसके फर्स वगैरह और ये सारी जो चीजें है ना उसे इरिटेट करती हैं, तो इसलिए उसको फियर ऑफ कैट्स तो है ही और साथ में फियर ऑफ डॉग्स भी है।
बच्चा एक और चीज करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है अपने मदर को। अगर वो कुछ चीज चाहिए उसको, उसकी मदर नहीं दे रही है, तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, आप मुझे दिला नहीं रहे हो ना, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी ट्यूबरक्लाइनम के अंदर बहुत होती है। और एक और चीज है, चाइल्ड पुलिंग हेयर, अपने बाल खींचेगा या अपने बाई स्टैंडर्ड्स कोई आसपास होगा उसके बाल पुल करेगा। बहुत ही इंटरनली रेस्टलेसनेस होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से ही वो एक प्लेस से दूसरे एक प्लेस पे बैठ नहीं सकता है टिक के, वो इधर जाएगा उधर जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। और इसके अंदर बहुत फियर ऑफ डार्क होता है, चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज्यादा फियर ऑफ डार्क होता है ट्यूबरक्लाइनम के। और क्या होएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो डरेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा तो डरेगा। और उसे पसंद क्या होता है, माउंटेन्स पसंद होते हैं, उसे ड्राई क्लाइमेट पसंद होता है, उसे जो कोल्ड एयर होती है ना और जो हमारी वेट एयर होती है उससे उसे इरिटेशन होती है। उसे ड्राई क्लाइमेट पसंद है, उसे शी शोर पे अच्छा नहीं लगेगा, उसे ड्राई माउंटेन्स पे अच्छा लगेगा। अब बच्चे से, एक और ट्यूबरक्लाइनम के बच्चे से अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, नो, नहीं, ऐसे सिंगल वर्ड में आंसर करेगा। आंसरिंग मोनोसिलेबल्स इन, सिर्फ सिंगल वर्ड में आंसर करता है। हाँ ना बोलेगा और या फिर यस बोलेगा, मतलब उसको और कुछ नहीं है, क्योंकि उसे टिकना ही नहीं है एक जगह। डॉक्टर पूछ रहा है, उसे टिकना नहीं है, उसे तो क्या करना है, छेड़छाड़ करनी है, इधर से उधर जाना है, तो इसलिए वो एक वर्ड में आंसर देके चुप हो जाएगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लाइनम के अंदर कि ही विल ब्रेक्स द थिंग विच इज प्राइज्ड पोजेशन। प्राइज्ड पोजेशन, अब इसका मतलब क्या है, आपके लिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना, वो इंटेंशनली जान पूछ के उस चीज को तोड़ देता है। तो अगर जैसे सपोज करो ट्यूबरक्लाइनम की मम्मा का कोई प्लान है कि आज भाई मेरे को इस पार्टी में जाना है, तो अपने बच्चे को उसने बोला कि बेटा आप घर पे रहना या जो भी है, टेम्पर टेंट्रम्स क्रिएट कर देगा, वो अपनी मम्मी को जाने नहीं देगा। वो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो उसे करने नहीं देगा। मतलब अपने पेरेंट्स के लिए तो कहते हैं ना जैसे सरदर्द बन जाता है, तो ट्यूबरक्लाइनम वही होता है, वो अपने पेरेंट्स के लिए सरदर्द होता है लिटरली। तो ये चीज है। अगर इसके अंदर रूब्रिक्स देखें तो रूब्रिक्स इसके अंदर होता है, कॉन्ट्ररी पेरेंट्स विद, पेरेंट्स के साथ कभी ट्यूबरक्लाइनम की बनती नहीं है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो उसे बोलो वो हमेशा उसका अपोजिट करता है। जो इसकी मम्मा आके बोलेगी कि मैं इसको ये बोलूंगी ना, बेटा आज ये प्लेट रखा अपनी, खाना खा लिया तूने, जा प्लेट रखा अपनी, रख के नहीं आएगा। तो अब उन्हें समझ आ गया कि भाई जो बोलो उल्टा ही करता है, बेटा आज तो अपनी प्लेट रख के मत आ जाइयो, और वो क्या करेगा, उठा के रख के आ जाएगा। तो वो हमेशा वही उल्टा करता है, वो कभी भी सीधे राह पे नहीं चल सकता। डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत मार्क्ड होती है उसके अंदर। वॉशिंग एवर्जन टू, जैसे कल आप भी सल्फर के बारे में जब आप बता रहे थे तो ब्रीदिंग एवर्जन टू बताया था आपने, तो इसके अंदर भी ट्यूबरक्लाइनम के अंदर भी वॉशिंग एवर्जन टू होता है। तो अनकॉन्शियसनेस कॉमा, एक और रूब्रिक है, अनकॉन्शियसनेस कॉमा सडन बीट्स द हेड विद फिस्ट, अपनी मतलब फिस्ट को लेके लिटरली वो ऐसे ऐसे करता है, वो अपनी फिस्ट को लेके ऐसे ऐसे करता है, इतना ज्यादा मतलब टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है वो कि वो ऐसे करता है, ठीक है। एब्यूजिव होता है, बहुत ज्यादा एब्यूजिवनेस होती है। एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू कर्स एंड स्वेयर, बार बार कसमें खाना, वादे खाना, ये होता है ट्यूबरक्लाइनम के अंदर। लेकिन एक और चीज है कि बहुत इनोवेटिव होता है, ऐसा नहीं है पढ़ने लिखने में तेज नहीं होगा, इंटेलिजेंट होता है, बहुत इनोवेटिव होगा। लेकिन क्या होता है कि हरकतें उसकी ऐसी होती है कि जो उसके पेरेंट्स को परेशान कर देती हैं, सेटिस्फाई नहीं होता कभी भी। अगर आप एक रूब्रिक देखोगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन, तो इसके अंदर टोटल 37 रेमेडीज हैं, उसके अंदर ट्यूबरक्लाइनम भी बहुत मार्क्ड ग्रेड के अंदर दी हुई है। तो ये क्या करता है, ADHD हो गए, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स है। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगी, ऑब्वियसली आपको पूरी पिक्चर देख के ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, बट मैं एक चीज बता रही हूँ कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर चिल्ड्रंस इन के अंदर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसका चिल्ड्रन का एक पार्ट हो गया जो ट्यूबरक्लाइनम का मैं आपको बताना चाह रही थी। अब एक और चीज है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अगर फिजिकल प्लेन पे देखें तो ट्यूबरक्लाइनम के अंदर देयर इज अ वेरी पीरियोडिकल हेडेक। 1 वीक के अंदर आ गया, 2 वीक्स के अंदर आ गया, 3 वीक्स के अंदर आ गया, ऐसे इसका एक पीरियोडिसिटी होती है इसके अंदर।
लेकिन इतना ज्यादा इंटेंस हेडेक होता है उसको, इतना ज्यादा इंटेंस हेडेक होता है कि वो अपने सर को ऐसे ऐसे मारेगा, बहुत ज्यादा उसको दर्द होता है, बहुत पेन होता है, जो कि बेटर होता है हमारा ओपन एयर के अंदर। और एक और चीज जो एब्रोटेनम में जैसे अर्कम ने भी बताई थी कि लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, कितना ही खा लेगा, वेट गेन नहीं करेगा। अगर हम इसको पैथोलॉजी से वो देखें, पैथोलॉजी कह रही, सॉरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से हम इसे रिलेट करें, तो जिनका बीएमआर अच्छा होता है, जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, तो उनका क्या होता है, कितना ही खा ले लेकिन भैया फैट तो उसको लगेगा ही नहीं। तो इसका भी यही है, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग वेल उसका लूजेस फ्लैश। ठीक है, भूख भी बहुत जल्दी लगती है, ऑल गॉन हंग्री सेंसेशन भी होता है इसको, क्योंकि क्या होता है, कितना ही खा रहा है, भूख फिर भी लग नहीं रहा है शरीर को, मिनट मिनट में उसको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। तो ये चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, और एक और चीज है कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी मार्क्ड फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस भी पढ़ोगे ना, तो उस केसेस के अंदर भी आपको, अगर ट्यूबरक्लोसिस हम एज अ डिजीज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ सपोज किसी को, तो ट्यूबरक्लोसिस खुद में एक ऐसी बीमारी है जो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करता है, एक ऑर्गन पे टिक के नहीं बैठ सकता। सिम्टम्स एवर चेंजिंग गोज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, ऐसे ही डिजीज नेवर एवर चेंजिंग गोज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। वो सिर्फ लंग्स में टिक के नहीं बैठेगी, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, हमारा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाएगा, लिवर को अफेक्ट कर देगा। तो ये जो सारी चीजें होती है ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो ऐसे ही अगर आप एलेंस के अंदर पढ़ोगे, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के केसेस के अंदर जहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे मेनिंजेस की, तो उस केसेस के अंदर हम ट्यूबरक्लाइनम के बारे में सोच सकते हैं। बट उसके अंदर ऑब्वियसली एपिस भी है, हेलिबोरस भी है, सल्फर भी है, देयर आर सो मेनी रेमेडीज। तो वो तो आपको इंडिकेशंस देख के ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है, सिर्फ ये देख के नहीं कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया भाई और हम इसको उठा के दे दिया। ठीक है, अगर हम ट्यूबरकुलर डायथिसिस के बारे में बात करते हैं, डायथिसिस के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक रिकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आइदर टू टेक कोल्ड, और अगर आप बोरिक खोलोगे तो बोरिक के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर 4th या 5th लाइन पे मेंशन है रिकरेंट सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस के केसेस के अंदर भी यू कैन थिंक ऑफ ट्यूबरक्लाइनम, जो कि यूजुअली लोग नहीं सोचते हैं। तो रिकरेंस इज द मार्क्ड फीचर ऑफ ट्यूबरकुलर डायथिसिस। और ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर पर्सन देखने में, मतलब अगर हम उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें, वो देखने में कैसा लगेगा, लीन, थिन, पतला, और क्या कहते हैं, बहुत ही एनेमिक लगेगा, पेल लगेगा। तो इस टाइप का हमें बंदा लगता है ये हमारा ट्यूबरक्लाइनम। तो इस टाइप का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका। और क्या चीजें हैं इसके अंदर, हाँ एक और चीज है कि मैंने कैंट से पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो एक इंटरमिटेंट फीवर है, और इंटरमिटेंट फीवर के अंदर आपने मेडिसिन ट्राई कर ली, जो भी उसकी इंडिकेटेड रेमेडीज है, सपोज करो आपने कैलकेरिया दे दिया, साइलिशिया दे दिया, या जो भी इंडिकेटेड रेमेडीज है आपने वो दे दी, बार बार रिलैक्स किए जा रहा है, बार बार आई जा रहा है, उस केसेस के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है, यू कैन थिंक अबाउट ट्यूबरक्लाइनम, बट कॉशन इज ऑलवेज देयर कि इंडिकेशंस मैच होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर के केसेस के अंदर भी आप सोच सकते हो। और क्या होता है ना, बहुत ही एनेमिक, वीक, लेथार्जिक सा होता है ट्यूबरक्लाइनम। मेंटली बहुत एक्टिव होगा, लेकिन फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ठीक है, बर्नेट ने एक बात की हुई है कि जो ट्यूबरक्लाइनम पेशेंट्स होते हैं ना, दे टेक्स ऑन सिकनेस इजीली, बहुत जल्दी बीमारी कैच करते हैं। ठीक है, बर्नेट यूज दिस मेडिसिन इन सॉर्ट ऑफ रूटीन वे ऑफ कंजम्पटिवनेस, यानी कि जिन्होंने इनहेरिटेड थीसिस है, डेबिलिटेटेड है, बहुत ज्यादा एनेमिक है, वीक है, तो उन केसेस के अंदर आप ट्यूबरक्लाइनम यूज कर सकते हो। और बहुत ही होपलेस होता है, एवर्जन टू मेंटल वर्क होता है, मेंटल वर्क करना नहीं चाहेगा, एंजाइटी होती है उसको टुवर्ड्स इवनिंग, टुवर्ड्स मिडनाइट उसको एंजाइटी होती है, बहुत ही ज्यादा लोकेसिटी होती है ड्यूरिंग फीवर के टाइम पे उसका डिलीरियस स्टेट आ जाता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, टॉर्मेंटिंग हो गया, पर्सिस्टेंट थॉट्स होते हैं, पूरे रात उसके दिमाग में थॉट्स चलते रहेंगे नाइट के अंदर। ठीक है,
हैज अ कांस्टेंट डिजायर टू चेंज एंड ट्रेवल, जो मैं बार बार ये कॉस्मोपॉलिटन ट्रैवलिंग बोल रही हूँ, दिस इज अ वेरी मार्क्ड फीचर ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। ये आपको कैलकेरिया फॉस के अंदर भी मिलती है, बट हर चीज आप इंडिकेशंस के बेसिस पे देखिए कि बैकग्राउंड के अंदर क्या है, इनहेरिटेड टेंडेंसीज हैं या नहीं है, कोई फैमिलियल हिस्ट्री है या नहीं है, बाकी के उसके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। और एक और चीज मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है आपने उठा के ट्यूबरकुलाइनम दे दिया, ये कभी नहीं करना है। अगर उसके अंदर सिम्टम्स आपको लगते हैं इट इज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलाइनम, देन ओनली यू हैव टू प्रिस्क्राइब दिस ट्यूबरकुलाइनम। सो दिस इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और चीज है, सबको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ट्यूबरकुलाइनम कब दें, बेसिलाइनम कब दें, दोनों बहुत ही सिमिलर रखती हैं दवाइयां। तो इसके अंदर जो मुझे पॉइंट्स समझ आए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ट्यूबरकुलाइनम जो है बहुत ही चिली रेमेडी है, बहुत ही इजी टेंडेंसी टू कैच कोल्ड है, बहुत जल्दी से कोल्ड पकड़ लेता है। बेसिलाइनम में भी यही है, बेसिलाइनम भी इजी टेंडेंसी टू कैच कोल्ड है, और लेकिन बेसिलाइनम ऑन द कॉन्ट्रेरी इज अ हॉट रेमेडी, बट बोला उसे हॉट रेमेडी जाता है लेकिन कोल्ड बहुत इजीली कैच कर लेता है। और ट्यूबरकुलाइनम जो है चिली रेमेडी है। बेसिलाइनम के अंदर देयर इज अ साइकोटिक प्रीपोंडरेंस, साइकोटिक प्रीपोंडरेंस होती है बेसिलाइनम के अंदर। ट्यूबरकुलाइनम ऑन द कॉन्ट्रेरी इज अ सिफिलिटिक ट्रेट, सिफिलिटिक मियाज्म होता है उसके अंदर, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस होती है उसके अंदर। अब अगर हम ट्यूबरकुलर डायथिसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर हैमरेज भी होता है। हैमरेज इज अ फीचर ऑफ ट्यूबरकुलर डायथिसिस। इसके अंदर इंटरनल हैमरेज और एक्सटर्नल हैमरेज दोनों की हम बात करेंगे। इंटरनल हैमरेज कैसे, इंटरनल हैमरेज मतलब क्या कि अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ये नहीं होता है। इंटरनल जो हम कहते हैं ना फेस, जो हमारा प्लेथोरिक फेस हो गया, फ्लश्ड फेस हो गया, तो दैट इज इंटरनल हैमरेज। उसको आप इंटरनल हैमरेज बोलते हो जो आपका फ्लश प्लेथोरिक फेस होता है। तो और एक्सटर्नल हैमरेज तो वही है कि जो हमारी ब्लीडिंग होती है, जो हमारी बूंद से होती है, जो भी हमारा एक्सटर्नली होता है। तो इसके अंदर जो ट्यूबरकुलाइनम का फेस होता है दैट इज वेरी रेड, बहुत फ्लश्ड फेस होता है उसका। और इसका जो होता है क्या कहते हैं बेसिलाइनम का, बेसिलाइनम के अंदर और ट्यूबरकुलाइनम के अंदर एक और डिफरेंस है कि जब भी वो एक्सपोजर टू कोल्ड में आएगा तो बेसिलाइनम क्या करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, उसका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बेस ऑफ द लंग इन्वॉल्व होगा उसका। और ट्यूबरकुलाइनम का क्या होता है कि जब भी उसको कोल्ड एंड कफ होगा उसका थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट मेरे पास एक केस भी आया था, एक पेशेंट आई थी मेरे पास, तो उसने मुझे एक चीज बोली कि मैम, उसका बच्चा था 5 साल का आई गेस, तो उसने एक चीज बोली कि मैम जब भी इसको ना ठंड लगती है ना, इसका ना सीधा मतलब लंग पर पहुंच जाता है, सीधा इसको वीजिंग होने लग जाती है, रैटलिंग होने लग जाती है, इसका सीधा मतलब म्यूकस आने लग जाता है, बहुत ज्यादा इसकी कंडीशन वर्स हो जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है इसको। तो उन केसेस के अंदर यू कैन थिंक अबाउट बेसिलाइनम। और अगर दूसरी जगह आपके पास एक पेशेंट आता है और अगर आपको ये बोलता है कि जब भी मुझे कोल्ड एंड कफ होता है मेरा गला पकड़ जाता है, मेरे को ना गले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, गला सोर हो जाता है मेरा, टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं मेरे, बहुत ही रेड हो जाते हैं, बहुत ही मेरे को गले की हालत खराब हो जाती है, उन केसेस के अंदर यू कैन थिंक अबाउट ट्यूबरकुलाइनम। बट ऑब्वियसली अदर फीचर्स आपको देखने हैं। बेसिलाइनम का जो एक्शन होता है 2 चीजों पे बहुत अच्छा होता है, स्किन के ऊपर और लंग्स के ऊपर। स्किन के ऊपर जैसे हमने पता ही है कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर बेसिलाइनम वर्क्स रियली वेल, लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि दोनों के फंगल इन्फेक्शंस का क्या है। जो इसके रिंग वर्म्स होते हैं ना, जो इसका फंगल इन्फेक्शन होता है, जो अगर आप देखोगे एक रिंग के बाहर ना वीनस प्लेथोरा होता है, ब्लूइशनेस, इसके रिंग वर्म्स में ब्लूइशनेस होगी आउटसाइड द रिंग। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ट्यूबरकुलाइनम का होता है बहुत ही रेडिश इन कैरेक्टर होता है, बहुत ही रेड होगा, फ्लश्ड होगा, तो वो सारी चीजें होती हैं। अब जो ट्यूबरकुलाइनम होता है उसका एक्शन कहाँ पे होता है, बेंड्स ऑफ जॉइंट्स पे, जॉइंट्स के बेंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है ट्यूबरकुलाइनम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिलाइनम के अंदर क्या होता है, चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा रैटलिंग हो जाएगा, वीजिंग का आपको, तो इस केसेस के अंदर बेसिलाइनम वर्क करती है। और जहां पे आपको टॉन्सिलाइटिस मिल रहा है, जहां पे आपको एडिनॉइड्स मिल रहे हैं, जहां पे आपको रेडनेस मिल रही है, कंजेशन मिल रहा है, उस केसेस के अंदर आप ट्यूबरकुलाइनम सोच सकते हो। ट्यूबरकुलाइनम के अंदर एक लाइन लिखी हुई है बोरिक के अंदर, इट फॉलोज बेलेडोना इन केसेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस करके, क्योंकि बेलेडोना के अंदर भी हमें यही मिलता है, इट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर।
वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड दे आर फ्रॉम हैविंग द हेयर कट और ये सारी जो चीजें हैं, उसका भी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस बहुत मार्क्ड है, बहुत रेडनेस मार्क्ड है, फ्लश्ड है उसका भी। लेकिन अगर उसके अंदर बेलेडोना काम नहीं कर रही है तो आप एक प्रॉपर और ऑब्स्टेकल देखते हो और चीजें देखते हो, तो उस केसेस के अंदर आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोच सकते हो। ठीक है। और जो मैंने आपको एक और चीज बताई रिकरेंट सिस्टाइटिस के बारे में, उसके अंदर भी बोरिक के अंदर ये बहुत मार्क्ड है, तो उसके अंदर भी आप सोच सकते हो। तो मेंटल्स में यही है कि बेसिलाइनम और ट्यूबरकुलोसिस बहुत दोनों ही इरिटेबल होते हैं, दोनों को ही फियर ऑफ डॉग्स होता है और फियरलेस रेमेडीज है, दोनों को डर नहीं लगता है किसी चीज से, बहुत ही रिस्क टेकिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें वो खुद से परफॉर्म करते हैं, जबकि पता है कि इसके अंदर रिस्क है, बट उन्हें अच्छा लगता है ये सारी चीजें। ठीक है। और अगर हम कॉजेशन देखें तो बर्नेट ने अपनी बुक जो है वैक्सीनोसिस करके, जो उनकी बुक है बर्नेट की, उसके अंदर उन्होंने एक चीज मेंशन करी हुई है कि बेसिलाइनम का जो एलिमेंट्स फॉर्म है वो आफ्टर वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्किन के ऊपर, लंग्स के ऊपर, तो उस केसेस के अंदर और बाकी सारी चीजें अगर मैच करिए तो आप बेसिलाइनम के बारे में सोच सकते हो। और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर अगर हम देखें तो एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस, अगर स्किन इरप्शंस आपके सप्रेस्ड हो गए हैं तो उस केसेस के अंदर आप सोच सकते हो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर एलर्जी भी होती है, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन्स हो गया, तो इसी वजह से अगर हम देखें तो उसके अंदर जो लाइन मेंशन की हुई है डिस्कस्ड फॉर कैट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो फर होता है कैट्स का और ये सब जब ये जाता है ना, इरिटेशन होती है उनको, उनको ना सेंस ऑफ सफोकेशन होने लग जाता है कि मैं सांस कैसे लूं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है बहुत ज्यादा। और स्पेशली उनका एग्रीवेशन कब है, मिडनाइट और हमारा इवनिंग एग्रीवेशन होता है उसके अंदर। डिजायर फॉर फ्रेश ओपन एयर होती है उनको, डिजायर फॉर मीट होता है उनको, बट जो चीज की डिजायर है वही चीज उन्हें खराब भी करती है, डिजायर फॉर द थिंग्स विच मेक्स देम सिक, सो दिस इज वेरी मार्क्ड। तो अगर उन्हें मीट का डिजायर भी है ना तो वो मीट प्रॉब्लम भी कर रहा है उनको, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और चीज है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बहुत ही प्रिकॉशन रख के आपको ट्यूबरकुलोसिस देना है, चिल्ड्रंस के अंदर स्पेशली मैं बोलूंगी। बोरिक के अंदर एक लाइन मेंशन की हुई है, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन हु हैज कंजनाइटल हार्ट डिजीजेस। कंजनाइटल क्या, कोई भी अगर हार्ट डिजीजेस हो उस केसेस के अंदर आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं देना है, चाहे वो सेप्टल डिफेक्ट हो, चाहे वो आपका स्टेनोसिस हो या कोई भी कंडीशन हो, उस केस के अंदर आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं देना है। इट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन विच इज मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक और लाइन जो लिखी हुई है, अगर ट्यूबरकुलोसिस फेल हो जाती है देन सिफिलाइनम जो है बहुत अच्छा फॉलो करती है उसको। बट बार बार एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि हमें अंधेरे में तीर मारना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको देखना है कि मैच कर रहे हैं सिम्टम्स, तभी आपको इंडिकेशंस है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपको ट्यूबरकुलोसिस देंगे। बोरिक के अंदर एक कोट लिखा हुआ है विच इज रियली गुड, एज द सर्जन बिफोर द एनेस्थेटिक, जो सर्जन होता है एनेस्थीसिया देने से पहले, सो मस्ट द फिजिशियन नो द हार्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द रेमेडी इन चिल्ड्रन। तो जो सर्जन होता है एनेस्थीसिया देने से पहले 50 बार सोचता है, वैसे एक होम्योपैथ को 50 बार सोचना चाहिए अगर चिल्ड्रन के अंदर हार्ट डिजीज है तो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो या दैट्स इट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस में बेसिलाइनम। हाँ, इतना तो हम कभी ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम के बारे में सुने नहीं थे, हम तो पहली बार आज इतना आरकम आपकी deep में। आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ट्यूबरकुलिनम और बेसिलाइनम के बारे। एक मिनट मैं ये लगा लेती हूँ। बोलिए, आप बोलिए, एक्चुअली आवाज कम हो गई है। हाँ। हाँ बोलिए। हम्म। इतनी ट्यूबरकुलिनम और बेसिलाइनम के बारे में मैंने आज पहली बार इतना सुना है, मुझे तो इतना पता भी नहीं था जितना आपने डिस्क्राइब करके इसको बता दिया। हम लोग 3-4 ही बात सिर्फ जानते हैं ट्यूबरकुलिनम का, बेसिलाइनम का, बिल्कुल। और आपने रेडियम ब्रोमाइड बोला, ट्यूबरकुलिनम बोला, बेसिलाइनम बताया, तो उससे एक चीज हमको समझ में आया है कि राशिद भाई और खाली ये पंकज अंकल आप लोग को एकदम उंगली पकड़ पकड़ के डिफाइन करके
समझा दिए, लेकिन पूरा एक एक चीज क्लियर कर दिए। लेकिन एक चीज बोलेंगे कि गुरु गुरु होता है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल हथियार उसके पास ऐसा रहता है कि बिल्कुल। जितना भी समझ लो, वो तभी एक शॉट वो ऐसा लगा देगा कि आपको बिल्कुल लगेगा अरे ये तो पता ही नहीं था। सही आपने बात। ट्यूबरकुलिनम सब कुछ इतना डिस्क्राइब कर दिया, रेडियम ब्रोमाइड इतना डिस्क्राइब कर दिया, बिल्कुल सही लेकिन बात है। रेडियम ब्रोमाइड में भी 2-3 पॉइंट ऐसी थी हम्म जो प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है, आपने वो नहीं बताया। हम्म मे बी मे हम्म बी वो गुरु लोग भी जो होते हैं ना, हर चीज बिल- बता देते हैं अपने स्टूडेंट को आगे करने के लिए, लेकिन कुछ रखते हैं कि ये थोड़ा अगर ज्यादा बोले तो ये बिल्कुल हथियार दिखाना ये पड़ता है। भी होना ठीक है। चाहिए। हाँ, और ट्यूबरकुलिनम भी आपने इतना बता दिया, 3-4 पॉइंट है सिर्फ हाँ बोलिए जो बोलिए। आपने डिफाइन किया, मैं बता देता हूँ, जो मैं देखा हूँ हम्म बहुत हम्म केसेस पापा के साथ, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलाइनम, ये सब। ये लोग इतनी बातें जो आपने बोली है, उसमें से 3-4 हम्म बात, ये लोग चेहरे देखते हैं एक ट्यूबरकुलिनम का, हम्म ये लोग चेहरा देख के समझ जाते हैं ये ट्यूबरकुलिनम है। अब वो घूमता है बाहर, नहीं घूमता है, सोता है, पसंद नहीं करता है, बैकग्राउंड हम्म है नहीं बैकग्राउंड है, चेहरा देख लिया हम्म, ट्यूबरकुलिनम। 2 बात, बिल्कुल। ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है। हाँ, हम्म पसीने होते हैं तो पसीने कैसे रंग के, अगर पसीना सूख जाता है तो कैसा रहता है, सादा दाग होता है हम्म या पीला दाग होता है। स्टेन्स तो रहते हैं। स्वेटिंग जो स्टेन रहेगा हम्म ट्यूबरकुलिनम का और बेसिलाइनम का, येलोइश स्टेनिंग रहेगा, राइट। येलोइश रहेगा। और फियर ऑफ डॉग, हाँ बिल्कुल फियर ऑफ बहुत डॉग, माफ। हम्म आपने कहा बार बार, आप शायद आप बहुत बच के बोलना चाह रही हैं बात, इसलिए शायद आप बहुत रोक रोक के ये बात बोल रही है कि पूरा एक पिक्चर मिलेगा ट्यूबरकुलिनम का, ये सिम्टम मिलेगा, तब हम देंगे। अगर मेरे पास ट्यूबरकुलिनम पेशेंट आता है, हम्म अगर उसका टेंडेंसी, अगर मतलब ट्यूबरकुलिनम फेस है, टेंडेंसी उसका हम्म कोल्ड, इजली कोल्ड कफ ये सब अगर पाता है, फियर ऑफ डॉग हम्म मिलता है, हम कुछ और नहीं देखेंगे, सीधा ट्यूबरकुलिनम देंगे। बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। पूरा और हम पिक्चर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं 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 बनाएंगे? सही बात। क्योंकि हम लोग प्रिस्क्राइबिंग करते एग्जैक्टली हैं इन द बेसिस ऑफ अफोरिज्म 153। 53। एक कोई भी पैथोलॉजी में कहीं पर भी आप दिखा दीजिए कि ये सिम्टम बताता है कि कुत्ते से डर लगता है, सही बात है। अनकॉमन, पिकुलियर, मोस्ट हम्म स्ट्राइकिंग, ये मेरा सिम्टम है, भाड़ में जाए जितना सारा रेमेडी, जितना सारा सिम्टम, फियर ऑफ डॉग, टेंडेंसी मिल गया, येलो स्टेनिंग मिल गया, ट्यूबरकुलिनम फेस मिल गया, मेरा काम हो बिल्कुल गया। इतना कि एक पूरा पिक्चर मिलेगा। कल भी मैंने अब्रोटनम वाली बात पे कहा था, सही बात है। एक सिम्टम सडनली चेक डायरिया, रूमेटिक कंप्लेन, ये आप हम्म डायरिया के पैथोलॉजी में चले जाइए, ये आप रूमेटिक कंप्लेन के पैथोलॉजी में चले जाइए, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डायरिया रुकने के बाद रूमेटिज्म कंप्लेन होता है, या बिल्कुल। रूमेटिज्म कंप्लेन होगा बिफोर डायरिया वाली बात। तो ये हम्म सिम्टम अगर पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मैं बाहर खाया हूं, बाहर कुछ भी पॉजिटिव फैक्टर जो भी है, उसके बाद जो इफेक्ट हुआ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हम्म खाया, मुझे डायरिया हुआ, मैं मेडिसिन लिया, एलोपैथिक मेडिसिन लिया, इंट्राक्यूनल लिया, मेरा सपरेशन हुआ, मेरा डायरिया दबा, मेरा डायरिया चेक हुआ, उसके बाद रूमेटिक मेरा कंप्लेन शुरू हो गया। बिल्कुल। ये आप रोमेटिज्म का पैथोलॉजी में दिखा दीजिए, ये आप डायरिया का पैथोलॉजी में दिखाए। कहीं दिस पे भी इज नहीं है। अनकॉमन अनकॉमन सिम्टम, बैक्टीरिया। ये मेरे लिए इनफ है अब्रोटेनम प्रिस्क्राइब करने के लिए। हम्म आफ्टर द हम्म सपरेशन ऑफ द डायरिया, रूमेटिक कंप्लेन अपीयर, अब्रोटेनम अब्रोटेनम अब्रोटेनम, फियर ऑफ डॉग, टेंडेंसी ऑफ कोल्ड एंड कफ, ट्यूबरकुलिनम इज इनफ इनफ इनफ। और वो बाहर घूमता है नहीं घूमता है क्या करता है, तो ये बड़े टीचर लोग का, जिसके साथ हम लोग सीखते हैं, उन लोग का ब्यूटी यही है। बिल्कुल तो हम लोग ये कभी नहीं सोचे कि हम लोग एक, चाहे मैं हो आप हो कोई भी हो, गुरु गुरु होता है, उसके बिल्कुल पास सही बात ऐसी है। ऐसी हथियार रहती है कि हम लोग जितना भी उड़ ले, जितना भी अपने आप को समझ ले कि ये चीज हम एक्सप्लेन कभी करते नहीं। हैं। एक आपने जितना सिम्टम बताया ट्यूबरकुलिनम, बहुत कम आदमी को इतना पता होगा, जो एक एक पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया। हम्म लेकिन अगर यहाँ अगर हमको येलो स्टेनिंग अगर मिलता है, फियर ऑफ बिल्कुल डॉग तो और कुछ अगर नहीं मिल रहा है, तो हम तो फंसे रह जाएंगे। तो हाँ ये टीचर, ये सिर्फ गुरु बता सकता है, ये बिल्कुल। गाइडलाइन सिर्फ वही दिखा सकता है। और ट्यूबरकुलिनम बेसिलाइनम का डिफरेंशिएट आप बहुत अच्छा किए। एक मेरा सिंपल एक है जो पापा को हम देखे, हाँ पतला हाँ दुबला है, 3 कोना चेहरा है, ट्यूबरकुलिनम मोटा है, ओके। फ्लैशी पेट है, बेसिलाइनम
सारा ओके। सिम्टम दोनों का सिमिलर है, दोनों का टेंडेंसी कोल्ड एंड कफ है, दोनों को फियर ऑफ द डॉग है। एक बिल्कुल पतला है, एक मोटा है। मोटा रहेगा तो हम डिथिलाइनम की तरफ जाएंगे, पतला रहेगा तो हम हाँ, ट्यूबरकुलिनम की तरफ ट्यूबरकुलिनम जाएंगे। की तरफ और भी जाएंगे। डिफरेंशिएट, और भी डिफरेंट है इसमें, हम्म। नमकीन मीठा ये वो, तो सब चीज हाँ एक बार में बोल देना ठीक नहीं होता है। जैसे गुरु हाँ लोग अपनी सही बात में। कुछ गुरु लोग जैसे अपनी बात छुपा के रखते हैं, वैसे ही हम लोग को भी कुछ बात रखनी चाहिए। तो ये क्लियर फेज आपने बहुत ही अच्छा रेडियम ब्रोमाइड का वो दिखाया, और ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम का भी। तो बस ये सोच ले हम लोग नहीं कि हम लोग सारा ट्यूबरकुलिनम नहीं बेसिलिनम नहीं रेडियम बिल्कुल भी ब्रोमाइड नहीं, समझ कभी गए हैं। नहीं। तो अब हमको चाहे एलएम खान सर हो, चाहे राशिद सर हो, पंकज बिल्कुल सर का जरूरत नहीं है। नहीं, इन लोगों नहीं, के पास ऐसा तो ऐसे नहीं। ऐसे हथियार है, ऐसे ऐसे शॉट है कि एक ही में रेडियम ब्रोमाइड में इतना घुमा देंगे, इतना सही एंगल से कि हम लोग सोच में भी नहीं सकेंगे। सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये हम लोग अपना डिस्कशन जो उनसे सुनते हैं, यहाँ पर जो भी बात है उन्हीं की बात हम लोग बोलते हैं, उन्हीं के बातें मुझे यहाँ पर हम लोग। राशि सर की एक बात याद आ रही है। मेरा वाइवा था तो सर ने मुझे एक बात बोली थी, ट्विंकल कभी भी ना गुरु के आगे ना ज्यादा नहीं बोला करते। तो मैंने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, मैं वाइवा देने गई हूँ, मैं बहुत लिमिटेड मतलब बोल के आई हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल के आई। मुझे वो सर की बात आज तक याद रहती है कि सर बिल्कुल सही कहते हैं कि कभी टीचर्स के आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना। जैसे इसी बात पे ये यही सब पॉइंट देखिए, सिर्फ एक पढ़ाई सीखने का नहीं होता ये सब बात। हाँ जैसे कि मैंने अपनी सिस्टर में ये चीज देखा है। शोएब सर पूछ रहे थे कि बताओ व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कफ सिम्टम ऑफ नाइट्रोम्यूर, कफ सिम्टम ऑफ हाँ नाइट्रोम्यूर। मुझे पता नहीं था, मैं भी था ये। हाँ। तो मेरी सिस्टर भी पूछ रही थी कि बताइए 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 बताइए। तो हम हम्म। परेशान थे कि अब खोजे कहाँ है। तो बहन से हम पूछे कि कहाँ होगा, चलो पापा से पूछते। तो बोलिए कि जब खांसेगा आंख में पानी आ जाएगा, ये है कफ। हम बोले जब तुमको मालूम था तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, तो शोएब सर को बताया क्यों नहीं? बोले जब गुरु बोला करे ना तो जबान बंद और कान टुकड़ा खुला नहीं रहना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल तो ये एग्री। बात है। तो इसीलिए उन लोग को खाली टीज करो। जैसे हम्म सल्फर वाली बात जो मैंने थी, मैंने पापा को खुद हाँ जाके टीज किया है कि सल्फर हम्म का रैकेट फिलोसफर और रैग्स वाली ब्यूटीफुल वाली बात समझ में नहीं आती। बस उसी में उनका एक कहानी पूरा चालू हो गया। तो अगर ऐसे गुरु जो हम लोग के पास सबसे बेहतर है कि जो सिखाने के लिए बेचैन रहते हैं, तो हम लोग को बस छोड़ना नहीं है, उनको टीज करते रहना है। ये बिल्कुल वाला सही बात बात ये है। समझ में नहीं आता, ये चीज ऐसे समझ में नहीं आता है। हम्म, तो इसीलिए फिर भी बहुत अच्छा हम लोग का ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम रेडियम ब्रोमाइड रहा, जितना हम लोग को पता है, जितना hopefully, कोशिश किए। हम्म तो अब यही है। हम्म। तो आज का सेशन हम लोग ये 1 मिनट भी बाकी, अब कंप्लीट एक घंटा हो गया है। और अच्छा। सबसे बड़ी बात एक चीज और है, हम लोग को सबसे मोटिवेट मिलता है कि हमारे टीचर लोग खुद सुनते रहते हैं ये सब बात। हाँ सही में राशिद सर सही पूरा में। सुन रहे थे आपकी कन्वर्सेशन। ओके ठीक, तो आज का हम लोग सेशन यही ठीक है कंप्लीट सर। करते ओके हैं। ओके ओके। आशा। ओके बाय।